अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई न्यूज़ डिजिटल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज की बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं और ऐसे कह लें कि ईरान की इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसराइल के साथ, तो ये अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है और क्या इस वक्त होने जा रहा है, उसके हवाले से नाज़रीन मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल वाहिद वो मुल्क है जिसको 11 मिनट के बाद ही अमेरिका ने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया था। और अगर देखा जाए तो इसराइल की जितनी भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर HP है, इंटेल है, अप्लाइड मटेरियल्स हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वो उनके साथ ट्रेडिंग करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए फूड आइटम्स के अंदर भी काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हैं जो इसराइल अमेरिका के साथ बैठ के वो ट्रेड करता है। तो अमेरिका कभी भी नहीं ये चाहेगा कि इसराइल को पसे पुश डाल दिया जाए। और हालांकि अगर देखा जाए तो जब भी वर्ल्ड बैंक को देखते हैं, IMF को देखते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसराइल जो है वो डायरेक्टली मौजूद है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, ईरान की जानिब से जो अटैक किया गया इसराइल के ऊपर, तो ये इस वक्त जो है ये उनके गले का एक फंदा बन चुका हुआ है। अब देखा जाए तो शर्मीन नरवानी साहब जो कि एक बड़े ही अच्छे जो है वो सहाफ़ी हैं और उनकी जानिब से ये इसराइली एक सहाफ़ी हैं और उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया एक्स के ऊपर, ये जो है उनकी जानिब से जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि हमें एक सिंबॉलिक अटैक जो है वो करने की कम से कम इजाज़त दी जाए कि ये शर्मिंदगी जो इस वक्त इसराइल और अमेरिका के मुंह के ऊपर आई है उसको किसी तरीके से हम जो है वो धोने में कामयाब हो सकें। तो उनकी जानिब से जो है ये एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि अमेरिका ने इस ईरान के साथ राब्ता किया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमें एक सिंबॉलिक अटैक करने की इजाज़त दीजिए। ये एक मज़हक़ा खेज़ जो है इसे मैं बात समझता हूँ। और जिस तरह से अभी इस वक्त देखा जाए तो इस लड़ाई के अंदर नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो चुका हुआ है, इसके अंदर रशिया भी शामिल हो चुका हुआ है, इसके अंदर चाइना डायरेक्टली खुद भी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, रशिया जो है ये अब के बाद जो है ये डायरेक्ट इस प्रॉपर पूरी कहानी के अंदर हमेशा से हमें इन्वॉल्व मिलेगा। जो ये इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो ये इस वक्त जो जंग जारी है, तो अगर हम देखें रूस के हवाले से, तो रूस ने इस वक्त तक जो है वो 3.2 बिलियन की रफ्तार से जो है वो तरक्की कर रहा है। कभी भी नहीं ये चाहेंगे अमेरिका और अमेरिका के अलायंस वाले या एशिया के जो अलायंस वाले हैं वो हमेशा ये चाहेंगे, और बिल्कुल हमारे सामने ही वो सारी चीज़ें रही हैं कि जब खान साहब पाकिस्तान से गए थे और रशिया के साथ जाकर एक डील कर रहे थे, तो तब भी शायद इसके पीछे एक रीज़न हो सकती है। लेकिन ये एक अदर टॉपिक है, इसके ऊपर मज़ीद कभी और बैठ के डिस्कशन करेंगे। लेकिन ईरान को इस वक्त जो है वो रशिया की मुकम्मल हिमायत हासिल है और बिल्कुल उनकी बैक हैंड पे खड़ा हुआ है। और ईरान जो इस वक्त सीना तान कर तमाम ममालिक को, जितने भी दूसरे इसराइल के साथ जो ममालिक इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त जो खड़ा हुआ है, तो ईरान के पीछे भी इस वक्त जो है वो चाइना और रशिया इस वक्त नाज़रीन मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है नाज़रीन कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से राब्ता किया गया है ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ और इसके साथ साथ सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ। ये कहा गया है कि इस लड़ाई को अपने दरमियान नहीं लेकर आना आप लोगों ने, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो एशिया के जितने ममालिक हैं उनके ऊपर भी आ सकता है। चाइना ने और रशिया ने बैक हैंड पे बैठकर ईरान की ये पुष्ट पनाही तो कर दी है, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो डायरेक्टली इस लड़ाई के अंदर सऊदी अरब या किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ अटैच ना हो सके। तो ये एक जो है एक ये भी मैसेज आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब
यूक्रेन के अंदर जंग चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि रशिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन जो है उसको मूव किया है, तो एक्चुअली वो मूव नहीं किया गया था। तब ये कोशिश की गई थी कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो ये गजा के अंदर मामलात चल रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे तैयारे और मिसाइल जो है वो ईरान को देने का वादा भी मुकम्मल कर लिया है। अब ईरान इस पावर के अंदर है कि ईरान किसी भी जवाबी हमले के अंदर वो बड़ा ही अच्छे तरीके से और मुंह तोड़ जवाब देने की इस वक्त सलाहियत रखता है। अच्छा, अगर दूसरी जानिब इसराइल की तरफ आ जाएं तो इसराइल जो है इस वक्त उसके वजीरों मुशीरों ने नेतन्याहू का इस वक्त यहां से गिरबान पकड़ लिया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो इस वक्त ईरान ने जो अटैक हम पर किया है इसका अब ईरान को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, और चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे उसमें जानों का ज़िया हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन जो है ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि B-52 तैयारा वो इस वक्त जो है वो ईरान के पास आ चुका हुआ है, और ये वो तैयारा है जब लड़ाई चल रही थी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, तो तब ये तैयारे वहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। और ये अब इस वक्त तक उम्मीद की जा रही है कि ये जंग जो है ये तीसरी और आलमी बड़ी जंग बनने जा रही है। ये मैं अपनी वीडियो के अंदर नाज़रीन आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो अगर अलायंस अगर करते हैं डिफरेंट अपने अपने एरिया के अंदर, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो B-52 तैयारा है ये लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको डायरेक्टली न्यूक्लियर एसेट्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त जो इसराइल के पास ये तैयारा आ चुका हुआ है, हालांकि अमेरिका बिल्कुल उसने ना इसकी मुखालफत की है ईरान के इस अटैक के बारे में, ना उन्होंने इसराइल का साथ देने की ये कोशिश की है, लेकिन ढके छुपे अल्फाज के अंदर वो इस वक्त जो है वो उनकी मुकम्मल हिमायत के अंदर खड़ा हुआ है। और ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तैयारी के अंदर है। अगर वो उस वक्त में 300 मिसाइल एक टाइम में अगर दाग सकता है और 72 घंटे पहले इन्फॉर्म करके कि हम ये अटैक करने जा रहे हैं, तो किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उन मिसाइलों को रोक ले। तो इस वक्त ईरान इस पोजीशन के अंदर है कि वो अच्छा खासा अटैक कर सकता है, और ईरान के पास वो पूरी बायोग्राफी मौजूद है। वो जानता है इस वक्त के इसराइल जो है उसका इस वक्त डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एक्चुअल मैपिंग क्या है, तो ये सारा कुछ जानते बूझते हुए जो है ये अटैक किया गया है। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 260 अरब डॉलर के करीब हमेशा इमदाद की जाती है इसराइल की जानिब से अमेरिका को। तो कभी भी अमेरिका जो है वो पीछे नहीं हटेगा, वो इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उनकी पुष्ट पनाही के लिए, इसराइलियों की पुष्ट पनाही के लिए खड़ा है। अच्छा, अब ये जंग किस चीज़ की है? ये नाज़रीन जंग है प्रॉपर्टी की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बस मुसलमानों का एक कत्लेआम हो रहा है। नहीं, वहाँ पर मुसलमान भी हैं, वहाँ पर जो है क्रिश्चियन भी हैं, और भी काफ़ी सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन उनको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक्चुअल में जितनी भी लैंड होती है जो समंदर के किनारे के करीब होती है, हम फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ मैं कि जैसे क्लिफ्टन का एरिया है कराची के अंदर, इसी तरह जो है जितने भी बीचेस के एरिए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इसराइलियों ने एक्चुअली प्लान ये किया है, पहले जब वो गज़ा के अंदर आकर बैठे और फ़लस्तीन के अंदर आके जब वो बैठने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर्टी की डीलिंग वहाँ पे स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद इन्होंने वो सारी ज़मीनें आहिस्ता आहिस्ता ख़रीदनी स्टार्ट कर दी। जब ये ज़मीनें ख़रीदी गईं उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उनको खाली करवाने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, इसराइल ये चाह रहा है कि वो वहाँ पे इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीन की कब्ज़ा शुदा जो जगह है वहाँ पर ये लोग एक ऐसी सोसाइटी का क़याम करें, वहाँ पर एक ऐसी रियल एस्टेट लेकर आएँ ताकि
وہاں پر جو ہے بزنس کو پروموٹ کیا جائے, وہاں پر سکولز بنائے جائے, وہاں پہ کالج بنائے جائیں, وہاں پہ یونیورسٹیز بنائی جائیں, وہاں پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ہسپتال بنائے جائیں ہاسپٹلز کے قیام کے لیے, تو یہ اتنی بڑی تباہی کی جا رہی ہے. حالانکہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو سب کچھ تو موجود ہے, لیکن یہ جنگ کس چیز کی ہے؟ ایکچول میں یہ جنگ جو ہے یہ پراپرٹی کی جنگ ہے, یہ پیسے کی جنگ ہے. تو اس وقت تک کی جو ناظرین جو صورتحال ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے نیتن یاہو کی جانب سے, اور یہ بالکل کلیئر کٹ الفاظ کے اندر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے اور ہم اس کے لیے جنگ کریں گے. تو آنے والے دنوں کے اندر اس کے کہاں کہاں پہ کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو فیصل بن فرحان جو کہ سعودیہ کے بھی وزیر خارجہ ہیں, وہ بھی پاکستان میں آئے. اس تمام تر ٹاپک کے اوپر جو ہے ڈسکشن کی گئی ہے. نہ صرف پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے کر آئے گئے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ ایران اور اسرائیل کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو میزائل داغے گئے تھے یہ سعودی عرب کی ایئر سپیس میں سے کراس کرتے ہوئے اردن کو کراس کرتے ہوئے گئے ہیں, اور اردن خود جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ناظرین 22 اپریل کو جو ہے وہ ایران کے صدر وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. یہاں پہ آ کے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کریں گے. چائنا کی جانب سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایران کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے, لیکن پاکستان اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کرے. اگر اسرائیل ایران کے اوپر اگر اٹیک کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر اٹیک کرتا ہے, تو بہت سنگین مسائل جو ہے وہ پاکستان کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی ہے, اور انشاءاللہ مزید اگر کوئی نئی اپڈیٹ آئی تو آپ کے ساتھ ضرور ڈسکشن کرتے رہیں گے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا, اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا.